सर प्रणाम। सर प्रणाम सर। राजू कुमार, राजू कुमार म्यूट है सर। राजू आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी हाँ हाँ, खुश रहो। शर्ट पहन लो बाबू। घर में भी शर्ट कभी कभी पहनना जाता है। वेरी नाइस मिस्टर राजू, जी इतना स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बात हुई है सर मैम से। बोली है कि मैम कि हम 1 बजे तक जुड़ जाएंगे और 1 बजे जुट जाएंगे, ठीक है। और वही उनको 2 बजे जाना है कमिश्नर के तरफ से। तो सर आज जो है कि अमिता मैम का होगा, फिर आपका प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा और संदीप सर का वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, वो तो प्रोग्राम में प्रिंटेड भी है। जी 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 जी। जितने लोग भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दें कि आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय बगहा की तरफ से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज इस अमृत महोत्सव का दूसरा दिन है। तो आप सबका बहुत स्वागत है इस अमृत महोत्सव में। और आप लोग जो आज जुड़े हैं, आप सबसे ये निवेदन है कि आगे आने वाले 4 दिनों में भी आप सब हमारे साथ रहें। और अंतिम जो फंक्शन है वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में है, जो ऑफलाइन ही मनाया जाएगा हमारे महाविद्यालय में। उस दिन भी तो ऑनलाइन भी रहेगा रेखा। जी सर, हाँ उसमें स्पीच जो होगा वो झंडोत्तोलन के पश्चात जी एक प्रख्यात गांधीवादी प्रोफेसर साहब का लेक्चर है, जो शायद 11:30 से। जितने स्टूडेंट आपके अपने कॉलेज के हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो महाविद्यालय में आए, क्योंकि आप सबका कर्तव्य है कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सबको महाविद्यालय आना चाहिए। ये अलग से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको महाविद्यालय पे उपस्थित होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये देखो, बात ये है बाबू कि जी हमारी आज़ादी 75 वर्ष की हो गई, तो 75 वर्षों में अगर हमें
स्वतंत्रता की चेतना जागृत नहीं हुई है, हम अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट नहीं हुए हैं, तो फिर आजादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आजाद भारत में जितने हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और खासकर उच्च शिक्षा से मतलब मेरा है कि महाविद्यालय के जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं, हम शिक्षक हैं, तो इन दायित्व समाज में होता है। अभी समाज जिस दिशा में जा रहा है, खास करके हमारा युवा वर्ग, उन तमाम युवाओं के देश को नाज है। आज वैश्विक पटल में हमारा देश भारत एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारी आबादी का 65% युवा है। युवा की क्या परिभाषा है? युवा की परिभाषा है जो हमारे लोग 15 साल से 35 साल के उम्र के हैं। जी सर, नवयुवक। उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में असीम संभावनाएं देकर ईश्वर हमको जमीन पर भेजते हैं। वो एक कहावत तुम लोग सुना होगा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो बूढ़े आदमी के जोर लगाने से पत्थर पानी नहीं होगा, तुम नौजवानों के जोर से पानी होगा। लेकिन पत्थर को पानी बनाने का कला है, उसको सीखे बगैर हम जोर लगाते रह जाएंगे, पत्थर से अपना ही हाथ टूट जाएगा, सर फूट जाएगा, लेकिन पानी नहीं बनेगा। तो युवाओं को आगे आने की जरूरत है। आप गौर करके देखोगे कि जब आपका महाविद्यालय से अनमोल राज, सीधा होके बैठो। तो अब ऑनलाइन में भी हमको डांटने का मन कर रहा है, ऑफलाइन तो मुलाकात होती नहीं है। तो ये सारी बातें हम आज थोड़ा समय से पहले जुड़े हैं हम लोग, तो ये बात करने का मौका मिल रहा है। और अपने बुजुर्गों का, परिवार में माता पिता का सबसे ऊंचा स्थान होता है। उसके लिए भी आज समाज जिस तरह से अपने बुजुर्गों को तिरस्कृत कर रहे हैं, उससे भी समाज में एक गजब की चिंता प्रकट हो रही है। कभी हम नहीं सोच पाते कि जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और जब उनको मेरी जरूरत महसूस होती है तो हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनको वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यह आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत दुखद स्थिति है। हम नहीं जानते कि सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं, कृपया अपने कैमरा को म्यूट ना करें। ऑफलाइन में तो मुलाकात नहीं हो रही है, ऑनलाइन में भी अगर कैमरा को म्यूट करके आप हमसे जुड़ते हैं तो आपसे रूबरू होने में एक बाधा उत्पन्न होती है, और अपनी बात कहने पर आप में क्या रिएक्शन हो रहा है वो आपका चेहरा देखकर हम उसको रीड कर सकते हैं। तो शैक्षिक जगत का एक यह भी महत्वपूर्ण अंग है कि हम शिक्षक की हैसियत से
अभिभावक की हैसियत से आप बच्चों के लिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको कितना आप महसूस कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये भी हमको समझने की जरूरत है। वो तो चेहरा से पता चलेगा। इसलिए जुड़ने वाले तमाम युवाओं से और मित्रों से आग्रह है कि कृपया कैमरा को म्यूट ना करें। रेखा, आप बात को आगे बढ़ाओ। जी सर। आप सबको जैसा कि पता है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय बगहा की तरफ से आयोजित अमृत महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो विशिष्ट वक्ता अतिथि हैं वो हैं प्रोफेसर अमिता शर्मा मैम। कुछ ही समय में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम लोग उनके जुड़ने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये सप्त दिवसीय कार्यक्रम राजकीय महाविद्यालय बगहा द्वारा आयोजित किया जा रहा है और मेरे हिसाब से ये प्रदेश का पहला महाविद्यालय है जो इस सप्त दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। आवाज इको हो रही है कहीं से। तो जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि आज कार्यक्रम के जुड़ जाएंगे वैसे ही हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। यह जो कार्यक्रम है ये 7 दिवसीय है जिसमें अलग अलग प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है महाविद्यालय बगहा की तरफ से। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हर दिन हमारे साथ जुड़े रहिए। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा जिसमें आपको अलग अलग वक्ताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को समझने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही साथ आप नवयुवकों के लिए बहुत उपयोगी है जो आगे चल के हमारे इस राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए 7 दिन। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है। हमारा इंतज़ार समाप्त होगा जैसे ही हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो आज की कार्यक्रम की है वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। आज जो वेलकम है आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर अमिता शर्मा मैम जो कि करेंटली आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रही हैं। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय में सीसीडीसी भी हैं और बहुत से पोस्ट पर वो इस समय करेंटली वर्क कर रही हैं। तो वो हमारे लिए चाहे जितने विद्वान वक्ता हैं जितने भी विदुषी महिलाएं हैं सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। तो वो आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए अपने बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल कर हमारे सामने उपस्थित रहेंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जैसा सर ने कहा कि आप कार्यक्रम के दौरान अपने कैमरे को ऑन रखिएगा और अपने माइक को म्यूट रखिएगा जिससे जो वक्ता होगा उसको अपनी बातों को कहने में काफ़ी आसानी रहती है। जब वक्ता चीज़ों को देखता है पटल पे वास्तविक पटल पे लोगों को उपस्थिति देखता है तो उसको भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा और कैमरा ऑन रखते समय साथ में ये भी कोशिश कीजिएगा कि आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा चीज़ें हरकत ना करें क्योंकि जो भी वक्ता आ रहे हैं वो बहुत ही निवेदन करने के पश्चात हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। और आप सब स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपना कैमरा ऑन रखिएगा और अपने जो है माइक को म्यूट रखिएगा। आप सबको आज जिस विषय पे वक्ता की बातों को सुनने को मिलेगा वो विषय मैं आपको पहले बता देती हूँ। उस विषय का नाम है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जनजीवन के ऊपर। इस बारे में वो विस्तार से आप सबके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिए। बस आगे 5 मिनट के अंदर मैम हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे और आप सबको बहुत अच्छा अनुभव होगा आज की बातों को सुनकर। और कहीं ना कहीं आज का जो विषय है बेटा वो करेंटली बहुत ही बर्निंग इशू है जिस पर वो बात करने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें उनसे सुनने को मिलेगा तो आप ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे। आप सबके लिए ही हमारी मैम जो है उपस्थित होंगी। बस कुछ पलों का और इंतज़ार। साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो प्रतियोगिता जितनी भी हो रही है
उसको ऑनलाइन भी करने की बातें हो रही हैं, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। लोगो फॉर्मेशन कंपटीशन भी ऑनलाइन किया गया था और जितने कंपटीशन है उसको बातचीत करके ऑनलाइन भी किया जाएगा, तो इसमें आप सब पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। और इस कार्यक्रम को, जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम है, इसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला भाग जो होता है वो कॉलेज के अंदर होता है, जो कि यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। बच्चों, आप सबके लिए, जहाँ पे आपकी कक्षाएँ होती हैं, आप अपने विषय के जितने विशेषज्ञ हैं उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने टीचर्स से बातचीत कर सकते हैं। जिन टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उनसे आप समझ सकते हैं। वो ऑफ़लाइन होगा, प्लस ऑनलाइन भी उसको किया जा रहा है। बहुत से कंपटीशन है जो डे टू डे, हर दिन का कार्यक्रम फिक्स किया गया है। हर एक दिन कोई ना कोई प्रतियोगिता जरूर आयोजित की जा रही है। अगर आप सब इच्छुक हैं तो अपना जो है चैट बॉक्स में अपने डिटेल्स देखते रहिएगा। बस कुछ ही पलों में हमारे साथ हमारी जो चीफ गेस्ट हैं वो जुड़ने वाली हैं। और हम सब कहीं ना कहीं प्रचार सर के बहुत रेडी हैं कि इस पैंडेमिक पीरियड में भी हम लोग इतने अच्छे वक्ताओं की बातों को सुन पा रहे हैं। जब तक मुख्य अतिथि नहीं जुड़ रही हैं, तब तक एक और महत्वपूर्ण सूचना हमारे साथ जुड़े तमाम छात्र छात्राओं और अन्य शिक्षाविदों से मैं शेयर करना चाहता हूं। अभी भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इस अमृत महोत्सव के अवसर पर अभी कल विश्वविद्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक महाविद्यालय से 50 युवाओं का एक सूची, ऐसे युवाओं का जो अपनी प्रतिभा को महाविद्यालय के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाविद्यालय में पठन पाठन एक अनिवार्य क्रिया है। उसमें तो आप आते ही हैं और आना ही है। उसके साथ साथ आपके अंदर ईश्वर ने हर एक व्यक्ति में हर एक तरह के हुनर और प्रतिभा दिया है, और उस प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रेषित करना, उसको समाज के समक्ष प्रदर्शित करना महाविद्यालय परिवार का दायित्व होता है। लेकिन परिवार का मुखिया तभी आपके विषय में सोच पाएगा, कर पाएगा, जब आप महाविद्यालय से अपना संबंध जोड़ेंगे। परिवार शब्द का मतलब होता है कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ केवल एक प्रोफेशनल रिलेशन से नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रिलेशन से, एक ह्यूमन रिलेशन से जुड़ेंगे, तो हमारे पास आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए जो है, हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे और आप हमसे बेहतर से बेहतर लेने का प्रयास करेंगे। तो यह सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वह म्यूचुअल होता है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपसे हम करवा सकते हैं। लेकिन शिक्षा जगत का जो काम है, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, तो फिर सिखाना मुश्किल होगा। हम क्लास में 50 मिनट से 1.5 घंटा आपके साथ खड़े रहेंगे, अपनी बात बताते रहेंगे, लेकिन आप मानसिक रूप से कहीं और घूमते रहेंगे, तो केवल फिजिकल अपीयरेंस से, शारीरिक उपस्थिति से हम जो कुछ भी बताना चाहते हैं आप कुछ भी नहीं लेंगे और समय की बर्बादी के सिवा और कोई काम नहीं। तो इसलिए आप तमाम, और खासकर हमारे राजकीय डिग्री महाविद्यालय
बगहा से जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनसे विशेष आग्रह है कि 15 अगस्त के बाद नियमित हमारा प्रतिभा संवर्धन और दक्षता में वृद्धि के से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम प्रायोजित होंगे, जिसमें आप उपस्थित होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। और हम तो चाहते हैं कि 1000 बच्चे हमारे पास हमारे महाविद्यालय में अभी 19-20 और 20-21 सत्र में टीडीसी पार्ट 1 में नामांकित हैं। तो उन 1000 बच्चों में मेरी चाहत है और मेरे पूरे महाविद्यालय परिवार के तमाम शिक्षकों की चाहत है कि आप ऐसा प्रदर्शन करें कि हमको 50 का चयन करने में परेशानी, हम नहीं तय कर पा सकें कि 1000 में से कौन बेहतर है, कौन थोड़ा उससे कम है। तो यह बात तभी हो पाएगा जब आप महाविद्यालय से जुड़ेंगे, अपने शिक्षकों को खोजेंगे और महाविद्यालय के प्रधान को खोजेंगे कि हम यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास जो भी सुविधा है उससे हम आपके बेहतर भविष्य के निर्माण का सार्थक प्रयास करने का भरसक कोशिश करें। तो मैडम से बात हुई? हाँ, रेखा एक बार और मैडम को फोन करो। गुड मॉर्निंग सर, रामेश्वर भाई। प्रणाम सर, प्रिंसिपल साहब नमस्कार। बहुत आपका प्रयास सराहनीय है। मैंने इतना कोई प्रयास कर ही नहीं सकता है जो आप कर रहे हैं सर। इससे सर हम लोग अपना नौकरी करते हैं सब, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई सर। प्रणाम सर। सर जी प्रणाम सर, नमस्कार सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार सर। तो जब तक मुख्य अतिथि नहीं जुड़ रही हैं तब तक कोई जो हमारे साथ जुड़े हैं अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं या कोई सवाल मन में हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी। जी तो सर रामेश्वर सर से कुछ आपके विषय पे। जी जी, अच्छा हाँ। हेलो नमस्कार। जी जी सर, भूगोल से संबंधित नमस्कार। यह प्रोग्राम तो बच्चों को लिए है, यह प्रोग्राम बच्चों के लिए है सर। प्रोग्राम बच्चों के लिए है सर। हाँ बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अगर आप जी जी पर्यावरण के संबंध में कुछ बताएंगे तो हाँ, सभी छात्र और छात्राओं से मेरा आग्रह है कि सर द्वारा जो संचालित चल रहा है सब महोत्सव पूरा आप लोगों के विकास के लिए आप उनको सहयोग करें, पूरे अपने करियर को सुधारें। केवल क्लास में आने से कुछ नहीं होता सर, जैसा कहे आकर आप समय से सभी शिक्षकों के अपने अपने विभाग में जाकर बैठकर बहुत सारे ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। संगोष्ठी आप सुन रहे हैं, कहीं इतना नहीं होता है जितना आपके यहाँ चल रहा है, हम उतने सारे और मीडिया में देखते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशन में समय से आए। केवल सर्टिफिकेट ले लेने से कुछ नहीं होता, कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे, आप नौकरी कहीं पाएंगे तो आपको बहुत सारी आपको वहाँ रिगार्ड मिलेगी। नौकरी तो आप सर्टिफिकेट के आधार पर पा लेंगे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। आप भूगोल से हैं, हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं,
इकोनॉमिक्स से हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप पढ़कर निकलेंगे और कहीं जाकर कोई पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा है। वहाँ बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं गोरखपुर में, सब बस्ती उस्ती में परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि पढ़ाई कम चल रही है। कहते हैं 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो कोई कहता है 10 इंच होता है, कोई कहता है 11 इंच होता है। सारे इस सिस्टम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप सभी लोग इस बड़े अच्छे संस्था से जुड़े हैं, जिसमें इतने अच्छे कम हैंड होने के बाद भी जितनी अच्छी यहाँ शिक्षा पद्धति चल रही है, आप लोगों इसकी लाभ उठावें। मुझे तो यह देखकर बड़ी खुशी होती है। बहुत व्यस्त रहने के बाद भी हम बगहा में दिल से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं या जुड़ते हैं। तो ठीक है अजय जी, सर से निवेदन है कि और किसी का विचार लें, कोई और वक्ता हो तो उनसे कहवाएं। नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू सो मच सर। मैम से बात हो गई है, मैम जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। स्वागत है हमारे साथ, मैम जुड़ चुकी हैं आज की विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में। तो सर कार्यक्रम की शुरुआत मैं करती हूँ। संदीप सर कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने राजकीय महाविद्यालय बगहा द्वारा आज आयोजित आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय अमृत महोत्सव में आज हमारे इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमिता शर्मा मैम का, जो कि बिहार के सारे विद्वान और विदेशी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, जो एक नहीं बल्कि कई जिम्मेदारी को एक साथ ग्रहण किए हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा केवल एक विद्या में नहीं बल्कि अनेक विद्याओं में अपना लोहा मनवाया है। मैम आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। स्वागत के इस क्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के रचयिता हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। यह कार्यक्रम जो आज अपने सजीव रूप में हो पा रहा है, उस कार्यक्रम को करने वाले सर हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत के अगले क्रम में मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली शिक्षक, जिसको मैं मानती हूँ हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी, एनएसएस कोऑर्डिनेटर और बहुत सी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाए हुए डॉक्टर संदीप कुमार सिंह सर का। सर आपके पूर्ण सहयोग के कारण यह कार्यक्रम सफल होता प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ पॉलिटिकल साइंस के एचओडी डॉक्टर अजय कुमार सर का। सर आपने इस कार्यक्रम की जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करते हुए इस कार्यक्रम को संचालित करने में मदद किया है। साथ ही साथ मैं अपने महाविद्यालय के अन्य शिक्षकगण का भी बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, जिसमें एचओडी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट नेहाल अहमद सर, धर्मेश नंदा सर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी डॉक्टर रमेश कुमार सिंह सर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह सर, और साथ ही साथ मेरे डिपार्टमेंट के गजेंद्र तिवारी सर का। साथ ही साथ स्वागत है हमारे शिक्षकोत्तर कर्मचारियों में टेक्निकल सपोर्ट देने वाले राहुल जी का, राजन जी का, हेमराज जी का, और जिनका नाम मैं छूट पा रही हूँ उन सब का, क्योंकि कार्यक्रम में हमारे पास जो चीफ गेस्ट हैं उनके पास समय की बहुत पाबंदी है। सर मैम का दूसरी जगह भी अपॉइंटमेंट है, इस वजह से मैं सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ स्वागत करती हूँ ऑडियंस की तरफ से डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह सर का, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने वाले सारे बच्चों का। On the behalf of the college, I welcome our chief guest, Professor Amita Sharma ma'am, who is currently coordinator, College Development Council, B.R. Ambedkar University, Muzaffarpur, also inspector of college sciences, HOD, PG Department of Mathematics. We are grateful to her for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's event. Our chief guest does not require any introduction as she is a well-recognized figure in our college. She is known for her wonderful administration and high achievement of the university. She is also a principal of RDS College, HOD of PG Department of Mathematics, having 25 publication in national and international journal, having 4 books published, and lots and lots.
मैम बहुत ज़्यादा आपके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, चूँकि मैं आपकी प्रतिभाओं से अनभिज्ञ नहीं हूँ। आप पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत ही काइंड हार्टेड विमेन हैं। मैम, आपने केवल अपनी प्रतिभाओं का ही लोहा नहीं मनाया, बल्कि अपने काइंडनेस के कारण जितने भी शिक्षकगण आपके समक्ष अपनी समस्याओं को लेके पहुँचती हैं, आप अपने स्तर पे जितनी भी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, आप ज़रूर करती हैं। Without a further ado, I request Professor Amita ma'am for your grateful thought on the topic of environmental pollution and its impact on livelihood. Professor Amita ma'am. I request Professor Amita ma'am kindly hand over the stage. मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 मैम, आ रही है ना? जी जी जी। सबसे पहले मैं आप सबों को यहाँ पर इस वेबिनार से जुड़े हुए सारे बुद्धिजीवी, सारे विद्वत जनों को अपनी ओर से विश्वविद्यालय के बिहार विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर डेवलपमेंट काउंसिल CCDC के तरफ से यथोचित अभिवादन करती हूँ। इस क्रम में मैं सबसे पहले इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आयोजित इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के संरक्षक माननीय आदरणीय कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी का मैं अभिवादन करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महाविद्यालय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगहा के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी जी, मुख्य अतिथि एवं पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग RDS कॉलेज आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, विशिष्ट वक्ता पूर्व निदेशक गांधीयन स्टडी सेंटर तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर के आदरणीय प्रोफेसर PM सिंह जी, आदरणीय पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर हरिनारायण ठाकुर जी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग LS कॉलेज प्रोफेसर संगीता अग्रवाल जी, विश्वविद्यालय के विकास अधिकारी एवं इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस आर्ट्स आदरणीय प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर कन्वेनर, इस कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी, प्रोफेसर अजय कुमार जी, कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी, जो मेरे साथ काम की हैं और काम की नहीं है, मेरी छोटी बहन है। उससे ज़्यादा मैं उनके बारे में अभी यहाँ इस जगह पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, रहेंगी, उससे ज़्यादा क्या कहूँ। इस कार्यक्रम के तकनीकी विशेषज्ञ राहुल जी, आप सबों को यथोचित अभिवादन। इस प्लेटिनम जुबली की शुभकामना, जो अभी 7 दिन तक चलेगी। और ये अभी हमारे देश की आज़ादी का ये 15 अगस्त को 2022 को 75वां वर्ष पूरा करेगा, जो कि अभी स्टार्ट होने जा रहा है। सिल्वर जुबली ईयर स्टार्ट हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमृत महोत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पे चल रही है और आप लोग पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको बधाई, मेरी शुभकामना। रेखा जी, इसी तरह आगे बढ़िए, आप बहुत आगे जाएंगी, मेरा खूब आशीर्वाद है आपके साथ। अब हमको जिस टॉपिक पे बोलना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिवलीहुड, तो जैसा कि अभी देख रहे हैं, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है हम सबों के लिए, क्योंकि पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम सभी प्रकार के लिविंग थिंग, जिसमें हम मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधा सभी रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, सब कुछ। यानी पर्यावरण हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पर्यावरण जहाँ पर हम सांस लेते हैं, हमारे जीवन को संतुलित रखने के लिए, हमारे जीवन का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पर्यावरण ही तो है। पर्यावरण के बिना हम सभी कुछ भी नहीं है। आज के वर्तमान समय में पर्यावरण
प्रदूषित हो गया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे किसी भी राष्ट्र को के लिए ये घातक है, खतरनाक है, चाहे वो हमारा भारतवर्ष ही क्यों ना हो। तो और अभी वर्तमान के साथ साथ इससे भविष्य में भी खतरा पैदा होगी, ये निश्चित बात है। ऐसी स्थिति में इसके प्रति जागरूक होना, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वेबिनार करवाना, स्पीच करवाना, जागरूक होना और इसको कार्यान्वयन करवाना बहुत ही जरूरी आवश्यक काम था, जिस काम को आप लोगों ने करवाया है। तो अब पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, ये तो हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषित होने का मेन कारण है, सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। आज हम लोग जनसंख्या वृद्धि क्या, जनसंख्या विस्फोट की दौर से गुजर रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और इसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर शहरीकरण, बाजारूकरण हो गया, मॉल बन रहा है, मॉल का निर्माण हो रहा है, अपार्टमेंट बनता जा रहा है, औद्योगिक कल कारखाने बनते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही है। और सब क्यों? जनसंख्या इतना बढ़ गया है, उसी के लिए, उसी के भरण पोषण के लिए हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा है, जो अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रूप में हम लोगों को मिल रहा है। आप देख रहे हैं, कहीं पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि पोल्यूशन हो रहा है, ये सारे तरह के पोल्यूशन हो रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं से हम लोगों की लाइफ पर उसका असर पड़ रहा है, हर तरफ से कहीं ना कहीं से असर तो पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब घोर पैमाने पर पेड़ वृक्ष काटे जा रहे हैं, बृहद पैमाने पर वृक्ष काटे जा रहे हैं, जंगल का सफाया किया जा रहा है, और आप लोगों को अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ओनली वन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, माने ओरिजिनल प्राकृतिक रूप से हमें जो ऑक्सीजन मिला है, उसका एकमात्र सोर्स पेड़ ही है। उसका जो लीफ है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है सन रे के उपस्थिति में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, फिर हम लोगों को सांस लेने के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन देता है। और अभी आपने देखा होगा कि इस कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी, हर जगह ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रहा है। अब नर्सें जो हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के पाइपलाइन को कम कर दे रही है कि ऑक्सीजन कम खर्च होगा, और उसमें कितने पेशेंट की जान चली गई। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो पोल्यूशन निश्चित रूप से घटेगा। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ये वातावरण में हम लोगों को पेड़ पौधा लगा के ही हम इस वातावरण को संतुलित कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए कि इतना ज्यादा जो रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जा रहा है, एसी का उपयोग किया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ते जा रहा है, और हम लोग अभी ग्लोबल वार्मिंग के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है सो बढ़ता जा रहा है। आप सोचेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो एक लेयर है ग्रीन हाउस का, जो सन रे आती है, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह, जो हमारे स्किन को कैंसर डिजीज तक कर सकता है, स्किन डिजीज को, सबको बैलेंस करके ग्रीन हाउस जो है सो उतना ही टेम्परेचर को जमीन पर भेजता है जितने की जरूरत है। लेकिन जब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, अब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और ग्लोबलाइजेशन, वो है ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ गया। अब इसके कारण ओजोन लेयर में जो छिद्र था वो बढ़ता जा रहा है। कभी तो वो होल हुआ था, पहले होल ही नहीं था, बहुत पहले, तब होल हुआ, अब वो होल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ओजोन लेयर का लेयर जो है, लेयर अपने आप में पतला होते जा रहा है। नतीजा है कि ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पे जमा हुआ बर्फ पिघल रहा है। तो आप देख रहे हैं, उसका असर देख रहे हैं कि कभी तेज बारिश, कभी कम बारिश, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी गर्मी, कभी बहुत ज्यादा ठंडा तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी। और इस तरह से हम लोगों को उस पॉल्यूशन का असर देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हुआ, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हम लोग ये सब कुछ समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर हमारा ओजोन लेयर इसी तरह पतला होते रहा, थिकनेस उसकी बढ़ती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि अब मैक्सिमम लोग कैंसर पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे को वही ओजोन लेयर रोकती है।
जो जमीन पर आने से अल्ट्रा वायलेट रे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। स्किन डिजीज तो होगा ही होगा, स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो और साइंटिस्ट ने दावा किया है, साइंटिस्ट का दावा है कि अगर अगले 50 वर्ष के बीच अगर हम लोग इस ग्लोबल वार्मिंग को, आप देखिए ह्यूमन पे किस तरह से, लिवलीहुड पे किस तरह से ये असर कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर अगले 50 वर्ष में अगर हम लोग अभी भी जागरूक न होंगे तो अभी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर, वो अगले 50 वर्ष के बाद 5 से 6 डिग्री और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब 5 से 6 डिग्री बढ़ जाएगा तब मनुष्य और जीव जंतु का अस्तित्व कितना खतरे में हो जाएगा जमीन पर, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अवेयर होने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में हमें हमें मतलब हमें एक व्यक्ति को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे इंडिया को, पूरे स्टेट को, प्रदेश को, देश को जागरूक होना पड़ेगा। तो भारत में ऐसे आप हम लोग देखते रहे हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास पुराना है। आपने देखा है हमारे पूर्वज ने इतिहास जो पढ़े होंगे, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सभी में इसके महत्व को बताया गया है। पेड़ के संरक्षण को, पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। हिंदू संस्कृति में आप देखे होंगे कि प्राकृतिक, हर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती है। जल की पूजा, पेड़ की पूजा, सूर्य की पूजा, सभी जो हम लोग कर रहे हैं, सबका एकमात्र कारण है कि हम लोगों को जीने लायक ये पर्यावरण बचा रहे, अवेयरनेस के लिए। जैसे हमारे पूर्वज लोग से हम लोग आज तक करते रहे हैं पेड़ की पूजा, केला के पेड़ की पूजा, आम के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, बरगद पूजा, तुलसी पेड़ की, आदि आदि बहुत सारे पेड़, आंवला के पेड़ की पूजा करते रहे हैं, पेड़ की पूजा करते रहे हैं। लेकिन इसके प्रति अवेयरनेस घटना शुरू हुआ कब? अंग्रेज के शासनकाल से। मॉनिटरिंग बेनिफिट के लिए उन्होंने इससे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, पर्यावरण से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और वो आगे चलकर अब ऐसा हो गया कि हम सभी, पूरे समाज, पूरा सोसाइटी धीरे धीरे आरामदायक जिंदगी जीना चाह रहा है। हर के घर में एसी चाहिए, हर जगह कंप्यूटर चाहिए, हर जगह रेफ्रिजरेटर चाहिए, घर में चाहिए, ऑफिस में चाहिए। और उसके अलावा क्या कहें, गाड़ी से सबको चलना है, चाहे बाइक ही क्यों ना हो। और वो सब क्या है, पॉल्यूशन, जितने तरह के पॉल्यूशन है यार, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उसी तरह से ये एक माने साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन है। अब इतने गाड़ी की आवाज, गाड़ियों की आवाज है, इतने फैक्ट्री में, कल कारखाने की आवाज, वो सब पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं वे हमारे मानसिक लेवल को भी खराब करता है। और मानसिक लेवल को खराब करता है, दिमागी तौर पे हम लोग कमजोर हो जाएंगे इससे, इस पॉल्यूशन से। अब एयर पॉल्यूशन को लीजिए, एयर पॉल्यूशन के कारण आज जगह जगह आप देखिएगा कि सांस फूलने की बीमारी, अस्थमा की बीमारी हो रही है लोगों में, कैंसर तक हो रहा है। फिर और क्या कहें, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट डिजीज के अलावा कैंसर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को इस सब अवेयर होना पड़ेगा। इन सारी चीजों का, आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल कम करके हम लोगों को प्रकृति से जुड़ना होगा। प्रकृति ने जो हम लोगों को दिया है उससे जुड़ना होगा। गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, एसी, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल कम करें। और उसके अलावा जैसे हम लोग ये बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली के लिए जो फैक्ट्री काम कर रही है, थर्मल वगैरह, उसको हम लोग कम करके, बिजली बचाव करके, और हम लोग सोलर एनर्जी ज्यादा बनाएं और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। उसके बाद पन बिजली, पानी से भी बिजली उत्पन्न किया जाता है, उस पर हम लोग ज्यादा जोर दें तो संभव है कि इन सब बातों से इस समस्या का समाधान, पॉल्यूशन का समाधान जल्दी हो सकता है। अदरवाइज हम लोगों को किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर, मिलजुल करके, ये सामाजिक कार्य है, सामाजिक रूप से हम लोग पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं। बाकी जितने इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग फॉलो करें और आराम तलवी लाइफ से ऊपर उठें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी मुझे, आप लोगों को पता है शायद नहीं, मैं यहाँ बीएड एग्जाम की नोडल ऑफिसर हूँ और 1:30 बजे मुझे अभी कमिश्नर साहब के यहाँ मीटिंग है।
और उसके पहले आपके मीटिंग से जस्ट पहले मैंने दरभंगा से मीटिंग करके अभी निकली और आपसे मीटिंग करके अभी जाना है कमिश्नर साहब के यहाँ, इसलिए बोलने को तो मैं और बोल सकती थी, लेकिन अभी आप लोगों से विदा ले रही हूँ। धन्यवाद रेखा जी, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो इसलिए कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे महाविद्यालय के लिए समय निकाला, और बहुत कम समय में आपने जो प्रदूषण का जो इम्पैक्ट है, कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य कैसे पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य कैसे पड़ता है, उसके कारण क्या है, उसके निवारण क्या है, इन सबके ऊपर आपने बोला। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बोलना कार्यक्रम की अगली कड़ी में क्योंकि अमिता मैम को सर जल्दी निकलना है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ फॉर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर। थैंक यू रेखा। जी सर। सबसे पहले तो मैं अमिता मैम को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया, और बगैर आपके बताए भी हमें पता है कि विश्वविद्यालय के की पोस्ट पर रहते हुए केंद्र बिंदु के रूप में आप ही कार्यरत हैं, और आपकी व्यस्तता मैं समझ सकता हूं। फिर भी हमारे छोटे से महाविद्यालय के साथ और हमारे साथ उस महाविद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के प्रति जो आपके अंदर स्नेह है, सानिध्य है, वो आपके इस कार्यक्रम से जुड़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमें और हमारे बच्चों को संबोधित करने का जो उपकार किया है, मैं इसे उपकार ही मानता हूं। और जो भी शब्द पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रभाव और उससे निपटने के लिए उस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के प्रयास के रूप में जो मार्गदर्शन आपने दिया है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आने वाले जनरेशन को अगर धरती पर जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करना है तो निश्चित रूप से आपके बताए मार्गों पर चलना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को जागरूक और सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो सब के सब इस धरती पर, जो बहुत बड़ी बात आपने कही कि आज के इस दौर में 21वीं सदी के इस 21 वर्षों के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो कैंसर रोगियों के संख्या में 300% की वृद्धि हुई। तो आप 2050 आते आते इसकी क्या स्थिति हो जाएगी हम नहीं कह सकते। और वो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा एक मिसाल है कि हम नहीं समझते हैं कि पर्यावरण को दिन रात जागते सोते हम प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं, और हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति पे ये थोपने का प्रयास करता है कि एक हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोग सजग हैं तो पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। ये जो हमारी सोच है, इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, दैनिक जीवन जो हमारा है, अपने जीवन में आज ज्ञान के अभाव में कहिए, शिक्षा के अभाव में कहिए, संस्कार के अभाव में कहिए, हम प्रदर्शन को अपना जीवन शैली मान लिए। हमें जरूरत नहीं है कि हम एसी कार से चलें, घर में एसी लगा के रखें, रेफ्रिजरेटर लगा के रखें, हमें नहीं जरूरत है। लेकिन पड़ोसी लगाया है तो हमको भी लगाना है।
लेकिन हमारे इस प्रदर्शन बिहेवियर से, डिमोन्स्ट्रेटिव बिहेवियर जो हमारा है, वो पर्यावरण पे कितना दबाव डाल रहा है ये तो हमें नहीं पता। तो पर्यावरण क्षण क्षण हर पल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज कोविड-19 पेंडेमिक से पूरी दुनिया जूझती रही। लाखों करोड़ों लोग हमारे मर गए और समय उनका जान चला गया, लेकिन फिर भी हम सचेत नहीं हो रहे। कोविड संक्रमण के दौर में चिघार के ये कहा गया कि हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं और कोरोना को भगाएं, लेकिन नहीं, हम अपने जीवन शैली में किसी तरह से कोई परिवर्तन करने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि हम समाज में छोटे हो जाएंगे। एक बहुत सारी प्रदूषण के विषय में तो अमिता मैम ने बताया। एक प्रदूषण जो आप सब देखते होंगे, समझते भी होंगे, वो है माइंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। ये सब तो फिजिकल है, जो इन्वायरमेंट में दिख रहा है। लेकिन एक जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो माइंड पोल्यूशन है। आज के इस सॉफ्टवेयर एज में, सॉफ्टवेयर फेज में हम जिस तरह से सॉफ्टवेयर डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके निगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन, ऑन आवर बॉडी नहीं समझ पा रहे। हम बेतहाशा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खास करके मैं नौजवान छात्र छात्राओं से ये कहना चाहता हूँ आज के इस मौके से कि आप सेल फोन का जो इस्तेमाल करते हो, आप उसके पावर को समझो। इससे पहले भी दूर से बात करने के डिवाइस हमारे पास थे, लेकिन वो तार युक्त थे। टेलीफोन था और तार टेलीफोन का जुड़ा रहता था, तो एक जगह से दूसरी जगह बात हो जाती थी। हमारा डिवाइस उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन आज जो सेल फोन लेकर आप चलते हैं, हम चलते हैं, आप समझ सकते हैं कि कहां दुनिया के किसी कोने से आप बात करो, सेकंड में वो बात आप तक आ जाती है। इस डिवाइस में इतनी ताकत है कि दुनिया के किसी कोने में कही गई बात को अब तक सेकंड के किसी डेसिमल हिस्से में आप तक पहुंचा देने का काम करता है। वो आपके ब्रेन के पास, आपके हार्ट के पास, आपके शरीर के पास रहता है, रखा हुआ है, तो वो कितना इम्पैक्ट आप पे डालता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिसर्च है कि अगर प्रतिदिन 6 घंटा या उससे अधिक सेल फोन का इस्तेमाल आप करते हैं, तो 10 साल के बाद आप मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। और तब हम मेडिकल साइंस में दौड़ेंगे कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, और कुछ भी है। इसलिए आज पर्यावरण संतुलन की बात हम करते हैं, इससे हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करते हैं और उससे बचाव के उपाय पर भी चर्चा करते हैं। तो उस उपाय के रूप में मैं आज अपने इस उद्बोधन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े तमाम लोगों को ये कहने का प्रयास करता हूं कि सेल फोन का इस्तेमाल आज के दैनिक जीवन में आवश्यक हो गया है, लेकिन अनिवार्य नहीं हो गया है। आप यथासंभव कोशिश करें कि इसका कम से कम इस्तेमाल हो। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि रात में सोने वक्त वो कान में अपना ईयरफोन लगा के और मोबाइल को बगल में रख के सोते हैं। ऐसी क्या अनिवार्यता है भाई? ऐसी क्या बाध्यता है हमारी कि रात में चैन से हम सो भी नहीं सकते, और सुबह उठते हैं तो कहते हैं हेडेक हो रहा है आज।
गाना बजा के कान में लगा के लोग सो जाते हैं। तो प्लीज हम पर्यावरण संतुलन की बात करें, लेकिन उससे पहले मानसिक संतुलन की बात, शारीरिक स्वच्छता की बात करें और स्वस्थ जीवन की बात करें। और ये बात जब हम करेंगे तो पर्यावरण स्वतः संतुलित हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम मानसिक संतुलन और शारीरिक स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की बात नहीं करते, तब तक हमको पर्यावरण में देखने की जरूरत ही नहीं महसूस। जो अपने लिए नहीं सोचेगा वो परिवार के लिए, फिर समाज के लिए क्यों सोचेगा, और कहाँ उसको फुर्सत। तो आज के इस मौके से यहाँ जुड़े हम तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा जो ये संगोष्ठी है, ये अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्षों के अवसर पर मना रहे हैं हम लोग। तो ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हमारे ऊपर, हमारे महाविद्यालय परिवार के ऊपर कहीं से कोई बाध्यता नहीं थी कि हमको ये आयोजन करना ही करना। यह आयोजन हम तमाम महाविद्यालय परिवार के जितने भी हमारे प्रबुद्ध मित्र हैं, उनके स्वतः स्फूर्त सोच का फल है। हम समाज, रामेश्वर भाई शुरू में बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हम लोग नौकरी करते हैं। नौकरी तो मैं भी करता हूं, लेकिन जीना इसी समाज में, जीना इसी पर्यावरण में रहना, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा। और जब सोचेंगे तो मेरा मानना है कि अगर धूप अंधेरे में हम बैठे हैं तो दिया सलाई का एक तीली जलाने का काम किसी को तो करना पड़ेगा। तो महाविद्यालय, राजकीय डिग्री महाविद्यालय बगहा एक दिया सलाई के तीली जलाने का जो काम किया है, आज इस वेबिनार के माध्यम से हमारे साथ जुड़े तमाम लोगों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे जलाए गए उस तीली को दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। तो हम समझेंगे कि हमारा यह प्रयास, यह अमृत महोत्सव निश्चित रूप से भारतीय गणतंत्र में एक अमृत वातावरण का निर्माण करेगा और हमारा भारतवासी सुंदर, सुखद, स्वस्थ और सामर्थ्यवान होकर दुनिया को दिशा देने का काम करेगा। मैं अंत में अमिता शर्मा जी ने जो कहा है, तो बहुत सारी बातें तो हम नहीं कर सकते, पेड़ तो लगा सकते हैं। और पेड़ का क्या महत्व है इस संबंध में एक हमको एक लेख मिला है, उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। एक वृक्ष एक बहुमूल्य निधि। एक वृक्ष जो 50 वर्ष तक रहता है, अपने जीवन काल में हमें 5 लाख रुपए से अधिक की ऑक्सीजन देता है, 10 लाख रुपए की खाद और भू संरक्षण करता है, 10 लाख रुपए का वायु प्रदूषण नियंत्रित करता है एवं लाखों जीव जंतुओं का बसेरा बना रहता है। साथ ही साथ फल फूल लकड़ी तो देता ही है। वृक्ष काटने से पूर्व सोचिए, एक वृक्ष काटने से पहले हमको सोचने की जरूरत है। हम वृक्ष इसलिए काट देते हैं कि हम उसके इन महत्वों को नहीं समझ पा रहे, कि कितना का ऑक्सीजन देता है, कितना वायु प्रदूषण को खत्म करता है, कितने जीव जंतुओं को अपने अंदर समेट कर उसको बसेरा देता है, और हम मनुष्यों को तो फल देता ही है, लकड़ी देता ही है। लेकिन निहित स्वार्थ को ध्यान में रखकर हम उन वृक्षों को काट देते। तो वृक्ष को काटने से पहले सोचने की जरूरत है। बार बार सोचिए, 100 बार सोचिए कि इसको बिना काटे मेरा काम अगर चल सकता है तो उसको बकस दीजिए। एक वयस्क पेड़
10 लोगों को जीवन देता है। 10 मनुष्य जो श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए जितना, उतना एक पेड़ प्रतिदिन वायुमंडल में छोड़ता है। आज कोरोना काल में हम देखें कि हमारे पूरे देश में किस तरह ऑक्सीजन का हाहाकार मचा। जब हमें जरूरत महसूस हुई तो 50-50 हजार रुपए में सिलेंडर ऑक्सीजन का लोग खरीदे, लेकिन वो मुफ्त में कहीं मिल रहा है, प्रकृति कोई देने का काम कर रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसके महत्व को नहीं समझ। अमिता शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पूर्वजों में, हमारे संस्कृति में पेड़ों की पूजा की परंपरा है, और उसके संरक्षण का भाव आप इससे समझ सकते हैं कि तुलसी का एक पत्ता तोड़ने की बात होती है तो हमारे वैदिक साहित्य में लिखा है कि तुलसी के पेड़ के पास जाकर हमारे पूर्वज बोलते थे, पत्राम देहि, मैं आपसे एक पत्ता मांग रहा हूं, और तब पत्ता तोड़ते थे। लेकिन आज उस संस्कृति को बुलाकर हम तुलसी का पेड़ ही उखाड़ लेते हैं कि घर में रहेगा तो पेड़ तक आने की जरूरत नहीं। तो इस परंपरा को खत्म करके हमारा जो वैदिक साहित्य और वैदिक परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको फिर से हम अख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो हम पर्यावरण को भी संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन को भी संरक्षित कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आज इस मौके से हमारे साथ जुड़े तमाम लोगों को हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं, और रेखा से आग्रह करते हैं कि अब कार्यक्रम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर मैं आप का इवेल्युएशन तो नहीं कर रही हूँ, बट एक बात कहना चाहूंगी सर, ये रोज रोज एक एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आपसे सुनते हैं, जानते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कल भी कहा कि एक नया कॉन्सेप्ट आपने हम लोगों के सामने रखा, वो था ग्लोबलाइजेशन फैमिली। आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट रखा, एक नए टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में बताया, वो है माइंड पोल्यूशन। वाकई ये सारे पोल्यूशन से बड़ा पोल्यूशन का टाइप है वो है माइंड पोल्यूशन, और उसका निवारण किस हिसाब से हम व्यक्तिगत स्तर से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जो 3 बातें कही वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है। जैसे जीवन शैली में परिवर्तन, हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, हमें दूसरों पे ब्लेम डालना कम करना होगा, हर व्यक्ति को सजग रहना। अगर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे सब चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम आप मिलकर एक परिवार बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये बात एकदम सत्य है कि अगर हम किसी दूसरे को ब्लेम देंगे कि वो पर्सन एसी इस्तेमाल कर रहा है, इस कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में जो चीजें बताई गई, कहीं ना कहीं हमें जरूरत नहीं भी होता है तो भी हम चीजों को आज दिखावट के रूप में प्रयोग करते हैं। हम मेहमान को लाते हैं तो हम उसी रूम में बैठाना पसंद करते हैं जिसमें एसी लगा हो, ताकि हम उसको शो कर सके कि हमारे घर में एसी चलता है। तो थैंक यू सो मच सर, हृदय से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब प्रोग्राम की अगली कड़ी, जो कहीं ना कहीं हर एक प्रोग्राम और हर एक कार्यक्रम की अंतिम कड़ी होती है, उस कड़ी के लिए मैं अपने छोटे भाई और हमारे महाविद्यालय के सबसे ईमानदार प्रोफेसर डॉक्टर संदीप कुमार सिंह सर से आग्रह करते हैं कि सर वो मंच पे आए, ऑन स्क्रीन पे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। संदीप सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम। निश्चित रूप से जो आज का आयोजन है, आज का कार्यक्रम है, सफलता को प्राप्त कर चुका है, और किसी भी कार्यक्रम की जो अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन की होती है, आपने जिम्मेदारी का मेरा मान बढ़ाया है। संदीप जी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो हेलो। हाँ अब आ रही, हाँ आ रही है आवाज।
हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम आपका। किसी भी कार्यक्रम की अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन होती है और आपने धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी सौंप कर मेरा मान बढ़ाया है। निश्चित रूप से मैं आपके प्रति आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि रही अपनी आदरणीय प्रोफेसर अमिता शर्मा मैम का, जो महाविद्यालय विकास परिषद की डायरेक्टर होने के साथ साथ वो रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में प्राचार्य भी हैं। आदरणीय मैम ने जनजीवन और पर्यावरण पर अपने उस वक्तव्य में कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की और सभी बिंदु हम सभी श्रोताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से हम सभी को उनकी बातों पर विचार करके अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आदरणीय मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के संरक्षक महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौधरी सर का। निश्चित रूप से रेखा मैम ने कहा कि सर निरंतर नए नए विषयों को हम सभी के लिए, वक्ताओं के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी छोड़ जाते हैं। जैसा आपने कल ग्लोबल परिवार की अवधारणा पर बात की और आज आपने माइंड पोल्यूशन की बात की। निश्चित रूप से जो मनुष्य की मानसिक विकृतियां हैं वह सभी पर हावी हैं। हर तरह की चीज़ों से जूझने का तो उपाय हो सकता है। हम बाजार से ऑक्सीजन खरीद कर कुछ घंटे के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जो मानसिक विकृति है उसको हम अपने अंतर्मन से ही निकाल सकते हैं। ये आपकी सर बड़ी बात है और निश्चित रूप से ये आज के कार्यक्रम की सफलता है। एक अकादमिक जगत में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी संगोष्ठी, किसी सभा, किसी सेमिनार का जो मुख्य विषय होता है कि एक कोई ऐसा बिंदु हो जिस पर बहस को आगे कार्यक्रम के बाद भी चलाया जा सके। तो निश्चित रूप से अगर इस मानसिक पोल्यूशन पर, मानसिक विकृतियों पर अगर बहस की जाए तो आज उस बहस को कई दिनों तक हम चला सकते हैं, तभी उसका कोई निर्णय नहीं हो सकेगा। सर, आपके प्रति भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भूगोल संघ के जो डायरेक्टर हैं अपने आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह का। निरंतर 1 महीने से हम लोगों को जो कार्यक्रम एक हफ्ते का चल रहा है, सर हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं जुड़कर, हम लोगों को फीडबैक देते हैं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं और हम सभी शिक्षकों को ही प्रोत्साहित करते हैं। सर, आपका इसी तरह से दिशा निर्देश, स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे। महाविद्यालय परिवार आपका हमेशा रेडी रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बड़ी बहन डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी का। तमाम सारी समस्याओं को, जैसा कि वो वर्तमान में स्वास्थ्यगत कारणों से बहुत अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर और अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए आप महाविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। यह हम सभी के लिए सुखद है और हम सभी लोग, पूरा महाविद्यालय परिवार, सभी विद्यार्थी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। जल्दी ही आप स्वस्थ होकर हम सभी के बीच हों। मैं धन्यवाद करता हूं अपने बहुत ही आत्मीय बड़े भाई राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी का। आपका स्नेह सानिध्य हम सभी को मिलता रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करता हूं अपने महाविद्यालय के सभी सहयोगी साथियों का, डॉक्टर गजेंद्र तिवारी सर, डॉक्टर रमेश सिंह सर, डॉक्टर राकेश कुमार जी, धर्मेश नंदा जी, नेहाल अहमद जी, अपने सभी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मां मनसा देवी महिला महाविद्यालय चंदौली उत्तर प्रदेश से हम लोग के बीच जुड़े हुए डॉक्टर आलोक कुमार सिंह का। मैं धन्यवाद करता हूं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मोहिंदर कौर मैम का। अन्य सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने महाविद्यालय के
कार्यालय सहायक राजन तिवारी जी का, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे राहुल कुमार जी का, अन्य सभी मीडिया प्रभाग से जुड़े हुए उन संवाददाताओं का जो हम लोगों के कार्यक्रम को लोगों के बीच ले जा रहे हैं, उन सभी के प्रति धन्यवाद करते हुए मैं अमृत महोत्सव में जुड़े हुए उन सभी प्रतिभागियों का, शिक्षकों का, विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए प्राध्यापकों का, चिंतकों का, राजनीतिक विश्लेषकों का, सभी का धन्यवाद करते हुए मैं 7 दिन तक चलने वाले इस अमृत महोत्सव में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, आदरणीय प्राचार्य जी की ओर से मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सभी 15 दिवसीय हमारे इस ऑनलाइन और ऑफलाइन महोत्सव से जुड़ें, और जुड़ने के बाद आप बाई फोन, बाई पत्र या बाई टेलीफोनिक जिस भी माध्यम से आप हमको फीडबैक दे सकते हैं, आप फीडबैक दें। हमारे कार्यक्रम में जो भी कमियां होंगी, जो त्रुटियां होंगी, आगे हम उस कार्यक्रम को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपका सतत सहयोग और संबल महाविद्यालय को मिलता रहे। महाविद्यालय इसका आकांक्षी रहेगा और एक ऊर्जावान जो अभिभावक हम लोग के पास हैं, उनके उस स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन से हम लोग अपने कमियों का परिहार कर सकेंगे, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं होता है। पूर्णता देने के लिए समाज का, गुरुओं का और अन्य इष्ट मित्रों का सहयोग जरूरी होता है। तो हम सभी लोग अभी एक विद्यार्थी के रूप में ही हैं और विद्यार्थियों को गढ़ना ये गुरुओं का धर्म है। आप सभी श्रेष्ठ जनों के प्रति मैं प्रणत भाव से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम से जुड़कर हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और जो अमृत महोत्सव का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उस अमृत महोत्सव के संकल्प को हम लोग पूरा कर सकें। यही हम सब लोगों की आकांक्षा है और इच्छा भी है। विश्वविद्यालय परिवार, महाविद्यालय परिवार आप सभी प्रतिभागियों के प्रति, सभी वक्ताओं के प्रति, सभी श्रोताओं के प्रति पूरी तरीके से प्रणत है, नमन करता है और आशा करता है कि आपका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संदीप सर। सर अब प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा रेखा, जी सर। अब कुछ और लोग जो हमारे साथ नियमित जुड़ रहे हैं, जी सर। हमारे बड़े भाई डॉक्टर धर्मदेव सिंह जी जो इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी से हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो भी हमेशा जुड़कर हम लोगों का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते रहते हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका हृदय से साधुवाद करता हूं। मैं साधुवाद करता हूं अपने परम शिष्य कुमार सतीश का, जो हम देख रहे हैं कि नियमित हमारे साथ जुड़कर हर एक कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रमों का वो लाभ उठाता है, लेकिन हमारे आयोजन समिति का उत्साहवर्धन भी करता है। मदन बनिक जी, प्रणाम सर। प्रणाम। मदन बनिक जी जो ड्यूटी पीरियड भी रहता है सर। हाँ, कौन? हाँ सतीश सर ड्यूटी भी रहती है कोर्ट का सर, दोनों देखना होता है। अच्छा, हाँ और ऑनलाइन हम लोग का हाँ, ट्रेनिंग भी भोपाल चलते रहता है सर जी। बढ़िया। तो मदन बनिक जी जो अभी बिहार में, खास करके पश्चिम चंपारण में विवेकानंद विद्या मंदिर, रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर के निर्देशक हैं, उनकी व्यस्तता को भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन शिक्षा के प्रति और इस तरह के संगोष्ठी के प्रति उनमें जो जिज्ञासा है वो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं डॉक्टर मदन बनिक के प्रति भी हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूं। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम नमस्कार, इतना अच्छा होता नमस्कार। है, इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, उसमें कैसे नहीं जुड़ा जाए। हम तो चाहते हैं हम सालों भर एक ऐसे कार्यक्रम आपके चलते रहे, यूनिक कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, सब आप लोगों के सहयोग का फल है। जी सर। और
और भी रंजन रवि जी, रुचि कुमारी, प्रियांशी श्रीवास्तवा। सर प्रणाम। ये हाँ, प्रणाम प्रणाम। तो आप रवि तमाम रवि लोगों सर, को रवि। हृदय से। हाँ रवि। जी जी हाँ हाँ रवि, क्या हाल चाल है तुम्हारा? जी, बढ़िया है सर, बढ़िया। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम की आप लोगों का सानिध्य इस तरह से मिल रहा है कि समाप्ति की घोषणा करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन समय की बाध्यता है, समाप्त तो करना ही होगा। लेकिन इस अपेक्षा के साथ कि कल फिर एक बहुत ही सुंदर लेक्चर है। कल मैं बता दूं, कल एलएस कॉलेज की संस्कृत की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता अग्रवाल का लेक्चर है और उनका विषय है जीवन में योग और दर्शन का महत्व। तो योग, बाबा रामदेव ने समाज को योग से अवेयर कराए और एक स्लोगन दिया था, योग करे निरोग। जो मेंटल प्रदूषण की बात हमने की अभी, उसको दूर करने में योग का बहुत बड़ा रोल है। और जीवन का दर्शन, आज जो हम अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये तय नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे जीवन का कोई दर्शन ही नहीं है। अभी कोरोना काल में बहुत न्यूज फ्लैश हुआ था कि गंगा में हजारों लाशें तैर रही हैं और आज के इस वैश्विक दरियाव में हम जीवित लोग तैर रहे हैं। जीवन की कोई दिशा नहीं है। तो दिशा तो दर्शन से होता है। तो कल हम आप तमाम लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि कल संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संगीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगी और योग और दर्शन पर उनका बहुत ही अद्भुत कार्य है और उनके कार्य से, उनके लेक्चर से हम लोगों को एक नया मार्ग मिलेगा और जीवन को किसी रास्ते पर ले चलने का निर्णय लेने में शायद सक्षम हो सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब रेखा से आग्रह करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ इसी तरह आप आगे के दिनों में जुड़े रहिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, फीडबैक फॉर्म जो है चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है फीडबैक फॉर्म आप जरूर भर दें। इस फीडबैक का एक औचित्य यह होता है कि हम अपने प्रोग्राम को कुछ सुधार जरूर कर लेते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक फॉर्म जो है भर दें। अब आप सभी जो है एक एक करके मीटिंग को लीड कर सकते हैं। आप मीटिंग लीड कर लीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया जाए। थैंक यू सो मच सर।